अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। आज 24 अक्टूबर 2019 कामठी मौदा विधानसभा का रिज़ल्ट आ चुका है। कहीं किसी और खुशियाँ मनाई जा रही हैं तो कहीं गम का माहौल है। तो उसी गम के माहौल में आज हम मौजूद हैं कामठी में। हमारे साथ जनाब एहतशाम शहजाद साहब है, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तकरीबन 1 घंटे से हम यहाँ पर थे, हम उनकी कुछ राय जान रहे थे। अब वही राय वो पब्लिकली आप लोगों के दरमियान लाना चाहते हैं। तो एहतशाम भाई, स्वागत है आपका एनजेपी न्यूज़ में। जी शुक्रिया। तकरीबन 1 घंटे से हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप कहना चाहिए कि कांग्रेस की हार का जो दुख है वो बहुत आपके अंदर नज़र आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात जो है अपने कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने को सोचा। दुख तो इस चीज़ का है कि जो पिछले 15 साल से हमारी पुरजोर कोशिश थी ये कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने की, वो फिर हम एक मर्तबा हार चुके हैं। पिछले 15 साल पहले जो गलतियां हम लोगों ने की थी, हमारे लोगों ने की थी ग्रीन पार्टी के रूप में, वही गलती इस मर्तबा भी हमने एमआईएम के रूप में कर दी है, हमारे लोगों ने की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्यों 15 साल बाद भी बीजेपी और आरएसएस के लोगों के जहन में ये चीज़ है कि मुसलमानों के ही वोट को डिवाइड किया जाए, और क्यों 15 साल बाद मुसलमान ये नहीं समझ रहा कि जो 15 साल पहले ग्रीन पार्टी के रूप में मुसलमानों का वोट डिवाइड करके चंद्रशेखर बावनकुळे को आमदार बनाया गया था, उसी तरीके से आज टेकचंद सावरकर को 15 साल बाद एमआईएम पार्टी के रूप में कांग्रेस को हराकर फिर एक नया आमदार दिया गया है। मेरी तकलीफ सिर्फ एक ही है भाई, क्या मुसलमान मत कभी ये नहीं सोचेगा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग ही मुसलमान को तोड़ना चाहते हैं? क्या मुसलमान कभी ये नहीं सोचेगा कि क्यों मुसलमानों को उनके प्लेटफॉर्म से हटाकर डिवाइडेशन प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है? आपने कहा एमआईएम पार्टी के रूप में, जिस तरह से हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को इजाज़त है कि वो हर इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन कर सकता है और हर इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। तो उसी तरह एमआईएम बोला जाए, बीजेपी बोला जाए या कांग्रेस बोला जाए, सारे लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की। तो आप सिर्फ एमआईएम पर ही क्यों जोर दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। मैं एमआईएम का नाम इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि शायद आप ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमे हो। बिल्कुल, मैं जानता हूँ। बिल्कुल। आप ये कॉन्स्टिट्यूंसी के कामठी शहर के अंदर को पूरा घूम चुके हो जी। क्या आपने कभी एमआईएम का बोर्ड जूनियोली, सुनारोली, परवारोली, सिंधी कैंप, इन हिंदू एरिया के अंदर देखा है क्या? ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है? बिल्कुल है। अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे पास मुस्लिम बहुल्य एरिया है, जाहिर सी बात है एमआईएम एक मुस्लिम कैडर वोटर पार्टी है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा काम है कि मैं चुनाव को जीतने के लिए लड़ते ना। बिल्कुल। हर आदमी, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अधिकार दिया है कि हमको चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, हम स्पष्ट जनाधार के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। क्या आपके हिसाब से, आप एक रिपोर्टर हो और बेहतरीन रिपोर्टर हो, आपके हिसाब से क्या एमआईएम ये कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पार्टी थी जिसको स्पष्ट जनाधार 1 लाख वोट या 1 लाख वोटों के ऊपर मिल रहा था? अगर 1 लाख वोट या 1 लाख वोटों के ऊपर आपको मिल रहा है, वो नंबर्स आप हासिल कर रहे हो, तो आप चुनाव में आइए, आपका स्वागत है। और मैं मुसलमान होने के नाते अगर किसी वक्त मुसलमान कैंडिडेट ऐसा चुनाव लड़ रहा है कि वो स्पष्ट जनाधार के ऊपर है, तो मैं उसका समर्थन करूंगा, वोट भी दूंगा, वोट भी दिलवाऊंगा। जितनी मेरी हैसियत होंगी, 2 वोट 5 वोट जो भी मेरे से बनता है मैं वो दिलाऊंगा। लेकिन मेरी शकीबुर रहमान से यही इल्तिजा थी कि भाई इस काम को करने में आप बहुत जल्दी कर रहे हो। जिस वक्त मुसलमान जनाधार 1 लाख के ऊपर होगा, हमारी एक हैसियत बनेगी, एक कैपेबिलिटी बनेगी कि हम 1/3 मेजॉरिटी को अपने तरफ स्पष्ट कर सके। और आपका अभी बहुजन लोगों से समर्थन भी नहीं था, एक आघाड़ी थी आपके साथ वंचित बहुजन की, वो आपके अलायंस से टूट गई थी, तो आपको एक वंचित लोगों का, बहुजन समाज का वोट नहीं मिलना था। तो सिर्फ मुसलमान वोट के बदौलत, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 70,000 थे, सिर्फ मुसलमान वोट की बदौलत मुसलमान का डिवाइडेशन करना, क्या ये एमआईएम के लिए ठीक था क्या? अब वो तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकतांत्रिक देश है। अब वो
किसी भी पार्टी का जैसे जिस तरह जिसको लगता है बीजेपी के जैसे बीजेपी का अगर आप देखोगे यहाँ पर बावनकुळे साहब की सभा उनको टिकट मिलने ना मिलने के पहले तक हुई। बावनकुळे साहब की सभा या फिर जिसको टिकट दिया गया टेकचंद सावरकर उनकी सभा इस एरिया में हुई क्या? तो मतलब वो लोग भी तो उसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस तरह से शकीब रहमान ने की। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो पॉलिटिक्स और मुसलमान ये दोनों का कनेक्शन ना दूर दूर तक के नहीं है। हम लोग सिर्फ वोटर है ना जो हमारे, वो सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं। कि आपने ये कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिवाय नगर परिषद अध्यक्ष के कभी किसी कैंडिडेट को, कभी किसी कार्यकर्ता को, कभी किसी पार्टी से जुड़े आदमी को, मंडल का बोर्ड या महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्रालय, कभी किसी ऐसी तरीके की अपॉर्चुनिटी हासिल करते हुए देखा है क्या मुस्लिम को? मुस्लिम ये कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिर्फ एज अ वोटर इस्तेमाल होता है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। नॉमिनेशन की बात जब मुसलमानों के अंदर आएंगी, जब मुसलमान उन वोटों का हकदार बन जाएगा जो जीतने के लिए ज़रूरी है। अभी मुसलमान इन 70,000 वोटों के अंदर चुनाव नहीं जीत सकता। अगर शकीबुर रहमान को चाहिए था कि वो एक मुस्लिम कैंडिडेट, एज अ मुस्लिम कैंडिडेट, हमको ज़रूरत नहीं है MIM पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे को ये ताली वाली की भी ज़रूरत नहीं है भाई। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हारे को ना, ये अपने मन से बोल रहा हूँ, अपने जहन से बोल रहा हूँ। एज अ पॉलिटिशियन मैं आपको एक चीज़ की सलाह देता हूँ शकीबुर रहमान, इस कैमरे पर, कि आपका राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा हो सकता था, उसके लिए सब्र करना पड़ता है। अगर मुसलमान 1 लाख के ऊपर बहुमत से होते और उनका रुझान MIM के तरफ होता तो आप इस चुनाव के अंदर एंट्री कर सकते थे। पिछले 70 सालों से कामठी कॉन्स्टिट्यूंसी का मुस्लिम, कामठी समाज का कामठी शहर का मुसलमान समाज जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है, उसके अंदर आपको अभी इमीडिएटली चुनाव लड़ना मतलब आप वोट काटने की साजिश के अंदर उन RSS और BJP के गद्दारों के साथ शामिल थे जो पिछले 70 साल से मुसलमानों का शोषण करते हुए आ रहे। शकीबुर रहमान ने कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल नहीं की। आपके सामने ये 70 साल 80 साल के बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे ज़्यादा ज़हनी तो हम लोग नहीं है ना। इनके वालिदों ने अगर कांग्रेस को वोट किया है तो इन्होंने तो क्वेश्चन नहीं किया, आपने भी कांग्रेस को वोट किया है, इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। हमको मालूम है कि पिछले 70 साल के अंदर कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किए, लेकिन एक जो सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के पास है वो BJP और RSS के पास नहीं है मेरे भाई। MIM बहुत अच्छी पार्टी है, MIM मुसलमानों की हमदर्द हो सकती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हमदर्द हो सकते हैं, लेकिन शकीबुर रहमान साहब विधानसभा का एज अ कैंडिडेट मुस्लिम वोटर को लेकर, सिर्फ मुस्लिम वोटर को लेकर कांग्रेस के जनाधार को ख़राब करने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं किए मेरे भाई। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर, या फिर मैं आपसे डायरेक्टली ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बताया यहाँ पर जब तक 1 लाख की मेजॉरिटी मुस्लिम वोटों की नहीं होती तब तक के MIM पार्टी जैसी यहाँ पर पनप नहीं सकती, आपका इनडायरेक्टली कहना ऐसा है। एक सवाल बहुत प्यारा किए, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में खुल के बोलना चाहता हूँ। हम लोगों की तादाद जो है मुसलमानों की लगभग 1,20,000 से ज़्यादा है। शायद हम लोगों को ये चीज़ का इल्म है, लेकिन हम लोग ना बहुत काहिल लोग हैं मुसलमान। अगर आज मेरे घर में 10 लोग हैं तो 10 के वोटिंग कार्ड नहीं है, 10 के वोटिंग कार्ड नहीं है। अगर मेरी शादी हो गई, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। मेरे को अगर उम्रा करने जाना है तो मैं इमीडिएटली मैरिज सर्टिफिकेट बनाऊंगा क्योंकि मेरे को उम्रा करने जाना है। उसके पहले जिस दिन मेरी शादी हुई, मेरे बाप ने मेरे से कभी ये सवाल नहीं किया कि बेटा तेरी शादी हो गई, मैरिज सर्टिफिकेट इज़ अ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो हमने डॉक्यूमेंट को उस वक्त इस्तेमाल किया है जब हम पर मुसीबत और आफत आती है। अभी NRC के लिए आपने देखा होगा, आपके सर्वे चालू है, मैं देखता हूँ NRC के लिए हम लोग कितना जद्दोजहद कर रहे हैं। मालूम है NRC के डॉक्यूमेंट्स बहुत आसान लगता होगा मुसलमानों को कि हम सिर्फ वोटिंग कार्ड के अंदर अपनी परफेक्ट ID रखें, आधार कार्ड में परफेक्ट ID रखें तो हम लोग NRC के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। आपको शायद पता होगा कि उत्तरांचल के अंदर जिन लोगों ने फौज में 20-20 साल जॉब किया है वो भी NRC डॉक्यूमेंट से बाहर है। तो ये वोटिंग कार्ड जिस वक्त तक हमारे घर में अगर 12 लोग हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि उन 12 लोगों का वोट आना चाहिए अगर 18 साल के बाहर हो गए। हमारी मेजॉरिटी 1,20,000 की है, लेकिन हमारे वोटर सिर्फ 70,000 है, और 70,000 में भी हम लोग डुप्लीकेट वोटर्स है। अगर आप देखोगे एक इंसान के 3-3 वोट आते हैं, तो अगर एक्चुअल काउंटिंग हम करेंगे तो हम 40,000 वोटर है, क्योंकि उन्होंने हमको सिर्फ ये भ्रम में लगा के रखा है, RSS और शिवसेना और बजरंग दल के लोगों ने, कि आप लोग 70,000 हो। अगर हम लोग वोटिंग कार्ड को सिरे से छाटेंगे तो हम लोग सिर्फ 40,000 है। ये जो गलतफहमी है, जिस दिन हम इस चीज़ को अपने जहन से निकालेंगे और 1 लाख के पार होने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी जमीयतुल उलमा के लोगों ने किया था,
हम लोग जब तक अपने वोटिंग कार्ड को करेक्ट नहीं करेंगे, अपने परिवार के हर एक फर्द का वोटिंग कार्ड नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग मेजॉरिटी के अंदर आने सोचेंगे नहीं, जब तक हम कैंडिडेट नहीं लड़ा सकते। कांग्रेस टिकट देंगी, बीजेपी भी टिकट देंगी, एमआईएम टिकट देती है, लेकिन हमारा जनाधार होना चाहिए, वो टिकट हमारे घर आएंगी। हम वो एमएलए कामटी के अंदर बना सकते हैं जब हम अपना बहुमत बनाएंगे। इसकी कोशिश करना है हमको कि हमारा स्पष्ट बहुमत कामटी शहर के अंदर हो। टिकट कांग्रेस भी देंगी, क्यों तेली और कुनबी को टिकट दी जाती है कामटी कॉन्स्टिट्यूंसी से? क्यों नगर परिषद के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दी जाती है? नगर परिषद में वो हमारा स्पष्ट जनाधार है, उसके डर के मारे कांग्रेस पार्टी हमको कांग्रेस से लड़ने की टिकट देती है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में नहीं देती, क्योंकि हमारा वो स्पष्ट जनाधार नहीं है। हम 4 लाख वोटर के अंदर हमारी हैसियत सिर्फ बौने जैसी है। तो हमारी ये गुजारिश है मुसलमानों से कि अपने स्पष्ट जनाधार की तरफ दौड़े, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले समय में यहाँ पर आमदार भी मुस्लिम होगा, इसकी कोशिश करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट जनाब शकीब रहमान को पता था कि वो जीत नहीं सकते, तो वो फिर भी चुनाव मैदान में आगे बढ़ते रहे। इसकी वजह क्या लगती है आपको? लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ी है मैम? क्यों नहीं लड़ी? लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ी है मैम मेरे भाई? वो भी तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको लोकसभा लड़ना था। क्यों नहीं लड़ी है मैम? आप भी पत्रकार हो, डिवाइड एंड पॉलिसी के रूल जानते हो आप। जो काम आरएसएस कराना चाहती थी वो शकीबुर रहमान ने आरएसएस के रूप में आके कर दी। आरएसएस के रूप में आके कर गया है, इसका मतलब आप थोड़ा सा क्लियर आप हमारे दर्शकों को बताइए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है, एमआईएम मुस्लिम मर्डरर पार्टी है। आप देखोगे कि औरंगाबाद का जो सहरा ये लोग लेकर घूमते थे, क्या हाल हुआ ये विधानसभा में औरंगाबाद में? क्या हाल हुआ औरंगाबाद में? इनके कद्दावर नेता वारिस पठान साहब, क्या हाल हुआ उनका? 20,000 वोट से हार गया। इनके कद्दावर नेता जनाब अवैसी साहब जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई के भरोसे ये मुसलमानों को अपनी तरफ रुझाते हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने जो संसद में 3 तलाक बिल के ऊपर सवाल उठाया था, क्या वो 3 तलाक बिल का मुद्दा रुक गया मेरे भाई? तो मुसलमानों के वोट को कैश करने की जो राजनीतिक असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के अंदर आकर कर रहे हैं, क्या ये सही है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए कौन सी आवाज़ उठाई ओवैसी साहब ने? जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान मरा उसके लिए कौन सी आवाज़ उठाई ओवैसी साहब ने? आज जो मुसलमान 2 महीने से जम्मू कश्मीर में कैद है उसके लिए कौन सी आवाज़ उठाई? सिर्फ अपनी बेटी की शादी छोड़कर 3 तलाक मुद्दे पर बोलकर मुसलमान वोटों को कैश करना, यही असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स है क्या? इसी तरीके का शेर वो है क्या? और मेरे बड़े भाई, शेर आया ये एमआईएम का जो नारा है, शेर की सिफत आपको पता है? बचपन से पढ़ाते हैं हमको, शेर जंगल का राजा होता है। शेर ने जंगल में कभी किसी जानवर के सर पे हाथ फेरा क्या? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों के सर पे हाथ नहीं फेरा है, बल्कि शेर की तरह उनको फाड़ के खाया है। ये जो आज कामटी कॉन्स्टिट्यूंसी हम हारे हैं सुरेश भोयर के रूप में, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के शेरपने की एक मिसाल है। उन्होंने 10,000 मुसलमान वोट को फाड़ा है और उसको खाया है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की यहाँ हार हुई है, इसमें सारा जिम्मे असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुस्लिम मर्डरर पार्टी को जाता है। अगर से शकीब रहमान यहाँ से ना भी उठते, उनको तकरीबन 9,000 वोट मिले हैं, और तकरीबन अगर टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो भी 2,000 वोट कांग्रेस को और रिक्वायर्ड होते। तो उस कंडीशन में कांग्रेस क्या करती? तब भी तो हार ही रही थी। देखिए मेरे भाई, कभी राजनीतिक में इस बात के ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं लगा सकते कि शकीबुर रहमान को जो वोट मिल रहे थे वो नाकाफ़ी थे, उससे कांग्रेस नहीं जीतती। आपको मैं एक सीधी बात बताता हूँ, मैं पॉलिटिकली हूँ, लेकिन मैं अपने समाज के साथ पॉलिटिक्स नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि मरने के बाद भी हिसाब होते हैं। शायद शकीब को पता नहीं होगा। पैसों के लिए राजनीतिक के अंदर मुसलमानों को घिसना नहीं पड़ता है। पैसों के लिए मतलब? अभी तो वो सवाल अगर वो मेरे से सामने आमने करे और शायद मजबूत जगह करे जहाँ वो उस बात को झूठ नहीं बोल सकते, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो मजबूत जगहें होती है ना, बिल्कुल समझ रहा हूं। तो उन जगहों पे अगर बात होंगी जहाँ वो झूठ नहीं बोल सकते, तो मैं कुछ बातें आपके कैमरे के माध्यम से उनको बोलूँगा उस टाइम। तो रही बात आपकी कि भैया ये जो चुनाव इन्होंने लड़ा, ये जो चुनाव के अंदर पॉलिसी यूज़ की, ये मुसलमानों का जो मर्डर किए इन्होंने, अब आपने बोला 8,000 वोट नाकाफ़ी नहीं होते। चुनावी फिजा जो बनती है वो माहौल पे बनती है। आपको मालूम है हिंदुओं में क्या माहौल था? एमआईएम पार्टी 15,000 वोट ले रही है। ये जो मॉरल हिंदुओं का डाउन करा गया, कांग्रेस समर्थित हिंदुओं का,
कि ऑलरेडी एमआईएम वहाँ पर वो वोट ले रही है जिससे कांग्रेस जीत नहीं सकती। तो हिंदुओं ने क्या किया, अपनी फेवरेट पार्टी जिसको वो छोड़ना चाहते थे, 40,000 की लीड थी चंद्रशेखर बावनकुळे साहब को उनके खुद के चुनाव में, अभी कितनी लीड है, उतनी ही लीड है जितने मुसलमान वोटरों ने एमआईएम को वोट किया। अगर हिंदुओं को ये चीज़ डिस्प्ले नहीं होती कि कांग्रेस हार रही है, तो आपको ये बता रहा है हिंदू वोटर के अंदर से और 15% वोटर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख वोट डले ना, और 22-25 हज़ार वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ अपना रुझान करते। हिंदुओं को ये बता दिया गया कि एमआईएम जो है वहाँ पर मुस्लिम वोट ले रही है और सुरेश भोयर का जितना तय नहीं है, तो हिंदू वोटर डोमिनेट हुआ। जब कोई डोमिनेट होता है, जिसकी पैर से ज़मीन खसकती है, तो वो गद्दारी नहीं करता। जो नेता बावनकुळे साहब से गद्दारी करना चाहते थे, जो कार्यकर्ता बावनकुळे साहब से गद्दारी करना चाहते थे, जब उनको ये समझ में आ गया कि बीजेपी हारी नहीं है, तो उन्होंने गद्दारी नहीं की। समझ गए आप। और कांग्रेस के कुछ लीडर, जैसे हमारे बहुत सारे कांग्रेस के नामवर लीडर है, उन्होंने अपने घर में बैठ के आराम किया मेरे भाई। वही मैं आपसे एक सवाल आखिरी पूछना चाहूँगा। जनाब साजा शफकत अंसारी साहब शुरू से आखिरी तक हमें सुरेश भोयर के साथ नज़र नहीं आए। उनका ही नाम मैं सिर्फ नहीं लेना चाहूँगा, और भी गद्दावर नेता कामटी से, जो कि एक लंबे समय से कांग्रेस की टिकट लेकर यहाँ से अलग अलग एरिया से जीत कर चुन कर आ रहे हैं, वो लोग भी भोयर के साथ नजर नहीं आए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? शाहजहाँ भाई के लिए मैं बताता हूँ। शाहजहाँ भाई जो है वो मध्य के प्रभारी थे और फाइनेंसर थे। मध्य से जो कैंडिडेट लड़ा बंटी शिरके, शाहजहाँ भाई का अच्छा वजन जो है वो मोमिनपुरा के अंदर है। मध्य से जो कैंडिडेट लड़ा बंटी शिरके, कामटी क्यों नहीं का सुनिए ना, तो एज अ प्रभारी, और वो भी चीज़ बोलूँगा जो आपके कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे को डर नहीं लगता मेरे भाई। राजनीतिक में मैं बेबाकी से बोलता हूँ। मध्य से जो कैंडिडेट लड़ा वो उनकी असल जवाबदारी थी। असल जवाबदारी इसलिए बनी कि जो सुरेश भाऊ और शाहजहाँ भाई के बीच में जो राजनीतिक इख्तलाफ थे, जो एक दूसरे से दूरी थी, वो दूरी का नुकसान शायद सुरेश भोयर को नहीं होना चाहिए। एज अ प्रेजेंट शाहजहाँ भाई कामटी में अगर वो रहते तो उनको ऐसा लगता था। मगर अगर देखा जाए, अगर नगर अध्यक्ष साहब उनके सपोर्ट में होते, तो मेरा मानना ये है, यहाँ पर मुझे लगता हूँ और भी जनता का मानना ये है कि जो लोग और भी मतलब वोट कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे, वो भी दिया नहीं दे सकते थे। सबसे पहली बात तो जो शाहजहाँ भाई का एरिया है प्रभाग नंबर 10, आप उसकी बूथ लिस्ट उठा के देखो, वहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है। शाहजहाँ भाई ने इंडिविजुअली जो जब वो अपने प्रचार प्रसार से फ्री होकर कामटी आते थे 10 बजे के बाद से, जो जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ पर इंडिविजुअली उन्होंने लोगों को बुलाकर अपने ज़रिए जो उनको पॉजिटिव थिंकिंग रखना था कांग्रेस के लिए, उन्होंने वो काम किया, से दूर रखा, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ में काम नहीं किया। लेकिन कांग्रेस के कुछ लीडर जो कांग्रेस के नाम के ऊपर आज 50-50 साल से राजनीतिक कर रहे थे, ज़रा उनके बूथों के हाल उठा के देखो मेरे भाई, वहाँ नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? वहाँ नुकसान हुआ है। अगर वहाँ नुकसान हुआ है तो वो उस चीज़ के जिम्मेदार है, क्योंकि अपने वार्ड के चुनाव में वो 1300 वोट से जीत के आते हैं, और कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट चुनाव है लोकसभा विधानसभा के चुनाव, वहाँ वो यार कांग्रेस को लीड नहीं दिला पाते। इसमें कांग्रेस के लिए क्या वजह लगती है उनकी दूरियों की? भाई अगर तुमको बिजनेस के अंदर चंद्रशेखर बावनकुळे पावर प्लांट के अंदर अगर पैसा कमा के दे रहा है, तो तुम ये क्यों भूल रहे हो तुम जिस कौम से आते हो उसमें रिस्क का देने वाला अल्लाह है। ऐसे बावनकुळे कहीं मिलेंगे तुमको पैसे कमाने के लिए। जिस दिन तुम्हारी सोच बदलेंगी उस दिन तुम भी बदलोगे। ऐसे लोग बदलते नहीं भाई। हम लोग इसका पार्टी के अंदर टोटल बहिष्कार करेंगे, टोटल उनको निष्कासित करने की बात करेंगे, और अगर बड़ा नेता कोई कद्दावर नेता उनका सपोर्ट करता है, हम तो उस नेता की भी खिलाफत करेंगे। हमको वो नेता भी नहीं चलेगा। क्या जो कौम के लिए अच्छा होगा वही बोलूँगा, उसके अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये थे एहतशाम शहजाद, जो कि कांग्रेस के कर्मठ नेता के रूप में उभरता हुआ सितारा नज़र आया हमें। हमारे सारे सवालों का बेबाक उन्होंने जवाब दिया। इसी तरह की और भी अपडेट्स और न्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।